Hello students. So today we are to discuss some of the important questions from two chapters. The first one is anatomy of flowering plants and the second one is the structural organization in animals. So first of all, let us take up the important questions from anatomy of flowering plants. The first question is, the function of companion cells is closely related to what? Companion cells are closely associated with what? Guard cells? No, guard cells में companion cells का कोई रोल नहीं होता. Tracheids are the components of xylem, कोई रोल नहीं होता. Sieve tube elements, yes. The companion cells, if I am making the sieve tube, this is the sieve tube, and closely associated with the sieve tube that I am making these two cells with the nucleus in them. So these are the, ये जो है ये वाला जो लंबा सेल बनाया है ये मैंने sieve ट्यूब सेल बनाया है, और ये जो साथ में एसोसिएटेड सेल्स बनाए हैं ये कंपेनियन सेल्स हैं. तो जो कंपेनियन सेल्स हैं दे रिमेन एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब सेल्स. उसका कारण ये है कि जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं जब ये मैच्योर होते हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, सो दे आर विदाउट न्यूक्लियस. और जो कंपेनियन सेल्स हैं ये देखो मैंने इनमें न्यूक्लियस बनाए हैं. कंपेनियन सेल्स इनके साथ एसोसिएटेड रहते हैं और क्या काम करते हैं, इनके लिए जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो इसमें होती है. और इसके अलावा जो लोडिंग है शुगर की, आपको पता है कि दे आर द कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम, और फ्लोएम का काम क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड को कंडक्ट करना. जितनी भी लोडिंग या अनलोडिंग शुगर्स की होती है ये उसको सपोर्ट करते हैं कंपेनियन सेल्स. तो कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिक सपोर्ट करते हैं सीव ट्यूब सेल्स को, और क्या सपोर्ट करते हैं, इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द शुगर्स. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू. आपको पता है परमानेंट टिश्यू क्या होता है बेटा, एक ही टाइप के सेल से मिलके बनता है. तो इसमें पेरेन्काइमा आपको पता है ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, कॉलेनकाइमा भी पता है और स्क्लीरेनकाइमा भी. अब इसमें जो जाइलम है, जाइलम आपका कम्प्लेक्स का मतलब है इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज़. तो ये कौन सा है, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. और इसमें कौन कौन से टिश्यू मिलके इसको बनाते हैं, सबसे पहले ट्रेकीड्स आपको पता है, फिर उसके बाद ट्रेकिया, और जो ट्रेकिया होते हैं इनको हम वेसल्स भी कहते हैं. और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है आपके जाइलम फाइबर्स होते हैं, और फिर लास्ट में क्या है, जाइलम पेरेन्काइमा. तो जैसे मैंने लिखा है कि जो जाइलम है वो इन चार टाइप के डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बनता है. तो जाइलम फिर क्या हो गया आपका, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो गया. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, दैट व्हाट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम. इसमें किसकी बात हो रही है, मोनोकॉट स्टेम की बात हो रही है कि मोनोकॉट स्टेम में किस टाइप के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं. बेटा मोनोकॉट स्टेम में कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन तो तब होंगे ना अगर कैम्बियम होगा. आपको पता मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया. सेकंड ऑप्शन क्या है, कंजॉइंट, कोलेटरल, क्लोज ठीक है, कंजॉइंट कोलेटरल भी होते हैं. थर्ड ऑप्शन है कंजॉइंट बाइकोलेटरल ओपन, बाइकोलेटरल तो होते ही नहीं है स्टेम में. और लास्ट क्या है, रेडियल ओपन. और आपको ये भी पता है कि ये कैम्बियम नहीं होता है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया. अब सोचना हमें इन दो में है, और हमें पता है कि जो स्टेम है उसमें जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं कंजॉइंट होते हैं
कोलेटरल होते हैं और क्लोज होते हैं। अब स्टेम में क्या है, ये देखो आउटर लेयर एपिडर्मिस हो जाएगी, एपिडर्मिस के नीचे ये सब कॉर्टेक्स हो गया। अब इसके नीचे अगर हम वेस्कुलर बंडल्स की बात करें ना, तो वेस्कुलर बंडल किस में ऐसे कैसे होते हैं बेटा, ये देखो जैसे यहाँ पे मान लो फ्लोएम हो गया, फिर उसके नीचे आपका मेटाजाइलम हो गया, फिर उसके नीचे आपका प्रोटोजाइलम हो गया। तो ये आपने क्या देखा, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम सेम रेडियस पे प्रेजेंट हैं। और आपको ये भी पता है कि जब वेस्कुलर बंडल एक ही रेडियस पे प्रेजेंट हों तो उनको हम क्या कहते हैं, कोलेटरल। तो वेस्कुलर बंडल्स क्या हो गए, कोलेटरल, क्योंकि वो साइड बाय साइड पड़े हैं, एक ही रेडियस पे पड़े हैं। तो आपको कोलेटरल का मीनिंग समझ लग गया। उसके बाद कंजॉइंट का मतलब है, कंजॉइंट का मतलब है एक ही वेस्कुलर बंडल में पास पास जॉइंट पड़े हैं एक में, जैसे मैंने बनाए हैं कि ये फ्लोएम है, मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम है। तो ये कंजॉइंट का मीनिंग भी समझ लग गया। फिर उसके बाद बेटा नो कैम्बियम, वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम नहीं है, इसलिए ये वेस्कुलर बंडल कैसा हो गया, क्लोज्ड टाइप का वेस्कुलर बंडल हो गया। तो वेस्कुलर बंडल्स कैसे हो गए, कंजॉइंट हैं, कोलेटरल हैं और क्लोज हैं। कंजॉइंट जैसे मैंने बताया कि सेम रेडियस पे हैं, कोलेटरल जैसे सेम रेडियस पे हैं, कंजॉइंट क्योंकि एक ही में है, अलग अलग बंडल इनके नहीं है, दे है वन बंडल। और क्लोज क्योंकि इनमें कैम्बियम नहीं होता। तो आपकी बी ऑप्शन जो है इस केस में करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि इन डाइकॉट रूट, किसकी बात करी है, डाइकॉट रूट की। इन डाइकॉट रूट वेस्कुलर बंडल्स आर कैसे हैं, कंजॉइंट हैं, कोलेटरल हैं, क्लोज हैं। ये तो अभी हमने स्टेम में किया है, नहीं है। कंजॉइंट बाइकोलेटरल रूट स्टेम में होते ही नहीं हैं। अब बारी आ गई रेडियल एक्सार्क या रेडियल एंडार्क। और ये आपको पता है कि जो रूट होती है ना उसमें वेस्कुलर बंडल एक्सार्क होते हैं रूट में, स्टेम में एंडार्क होते हैं। तो अब आपकी कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, रेडियल एंड एक्सार्क। और अगर ये मैं आपको बना के बताऊं वेस्कुलर बंडल, तो रेडियल वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे, ये देखो ये मैं फ्लोएम बना रही हूँ, ये मैं क्या बना रही हूँ, फ्लोएम। तो एक रेडियस पे ये मैंने क्या बना दिया है, फ्लोएम, ठीक है। अब फ्लोएम के बीच में यहाँ पे क्या है, जाइलम, और कंडीशन क्या है, एक्सार्क। इसका मतलब ये आपका मेटाजाइलम होगा और पेरीफ्री की तरफ आपका प्रोटोजाइलम हो जाएगा। ये आपका मेटाजाइलम है और यहाँ पे आपका प्रोटोजाइलम है। तो आपने क्या देखा, पहले तो वेस्कुलर बंडल रेडियल हैं। रेडियल का मतलब है दे आर अरेंज्ड ऑन डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट हैं। ये देखो ये फ्लोएम है, यहाँ पे जाइलम, ये फ्लोएम है, यहाँ पे जाइलम, अलग अलग रेडियाई हैं। और वैसे आपको पता है कि जो रूट होती है उसके वेस्कुलर बंडल एक्सार्क होते हैं। अब एक्सार्क का क्या मतलब है कि जो आपका मेटाजाइलम है वो सेंटर की तरफ है और जितने भी प्रोटोजाइलम हैं वो पेरीफ्री की तरफ हैं। और अगर प्रोटोजाइलम पेरीफ्री की तरफ होते हैं तो ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं ये एक्सार्क हो जाते हैं। तो डाइकॉट रूट में वेस्कुलर बंडल्स कैसे हैं, जैसे मैंने बनाए, रेडियल हैं क्योंकि वो अलग अलग रेडियाई पे अरेंज हैं। फिर मैंने क्या बताया कि मेटाजाइलम सेंटर पे रहता है और प्रोटोजाइलम पेरीफ्री पे रहता है। तो इसका मतलब कि वेस्कुलर बंडल्स कैसे हैं, आपके एक्सार्क हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। आपको पता है कि जो आपका जाइलम है ये वाटर कंडक्टिंग है, जाइलम जो है ये वाटर कंडक्टिंग है। और आपको ये भी पता है कि अगर मैं प्लांट बनाऊं तो ये जो प्लांट की रूट है, रूट ने पानी को एब्जॉर्ब करना है, लेकिन इसको कंडक्ट पूरे प्लांट में इसको कंडक्ट किसने करना है, वो कंडक्शन या जिसको आप ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हो, दैट इज डन बाय द जाइलम। और इसके लिए आपको पता है कि जो जाइलम है वो कम्प्लेक्स टिश्यू है। इसमें क्या क्या होता है हमने पहले भी कर लिया है कि इसमें ट्रेकीड्स होते हैं, फिर इसके बाद ट्रेकिया होते हैं, फिर उसके बाद जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स,
और फिर जाइलम पेरेन्काइमा। ये जो सारे टिश्यूज़ हैं ये मिल के कंडक्शन का काम करते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया, जाइलम। कि जो वाटर कंडक्ट होता है प्लांट में वो किसके थ्रू होता है, वो जाइलम के थ्रू होता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, इन डाइकोट स्टेम्स द वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन ए रिंग। यस, स्कैटर्ड नहीं होते हैं, स्कैटर्ड आपको पता मोनोकॉट में होते हैं, क्योंकि मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, इसीलिए मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम विड्थ में, डायमीटर में नहीं ग्रो कर सकती है, लेकिन जो डाइकोट्स होते हैं वो डायमीट्रिकली ग्रो करते हैं, जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और वो सेकेंडरी ग्रोथ तभी पॉसिबल है अगर वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन ए रिंग। अगर मैं बनाऊं, ये मैंने सिर्फ इसकी स्टीलर रीजन यानी कि वेस्कुलर रीजन बना रही हूँ, तो वेस्कुलर बंडल्स आर लाइक दिस। ये मैं वेस्कुलर बंडल्स बना रही हूँ और ये वेस्कुलर बंडल्स की मैंने रिंग बना दी है। अब इस साइड पे सभी के फ्लोएम है, इस साइड पे, और अंदर की तरफ क्या है, जाइलम है, और बीच में क्या है, कैम्बियम। और आपको ये पता है कि जो कैम्बियम है वो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि कैम्बियम ने एक रिंग बना दी है। जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कैम्बियम होता है, वैसे इसका नाम होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या नाम होता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और आपको ये पता है कि जो कैम्बियम है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेकेंडरी ग्रोथ। अब फिर बाद में सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम ये जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में रीजन है इसमें भी कैम्बियम कंप्लीट हो जाता है। और अब ये जो कैम्बियम बन गया है ये आपका हो गया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये आपको पता है ये दोनों मिलके इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और जो आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, ये दोनों मिलके रिंग बना देते हैं और तभी बेटा रिंग की फॉर्म में ऐसे करके ग्रोथ होती है। तो जो डाइकोट स्टेम है उसके वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड नहीं होते हैं, उसके वेस्कुलर बंडल रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं। उसका क्या फ़ायदा है, क्या मतलब है, वो मैंने आपको बता दिया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन। देखो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती हैं बेटा ये एंडोडर्मिस में होती हैं। अगर मैं एंडोडर्मिस बनाऊं तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है। ये मैंने एंडोडर्मिस के सेल बनाए हैं और ये देखो यहाँ पे मैंने इसको थिक कर दिया है। तो ये मैंने क्या बना दी है, कैस्पेरियन स्ट्रिप बना दी है, जो किस में प्रेजेंट बनाई मैंने, एंडोडर्मिस के। और ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है ये किसकी बनी होती है, सुबेरिन की। और आपको पता भी है कि जो सुबेरिन है इज़ ए टाइप ऑफ फैट, ये टाइप ऑफ फैट है। और ये इसकी जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है एंडोडर्मिल सेल्स के कहाँ पे होती है, एक तो इसकी रेडियल वॉल्स पे भी होगी और दूसरा इसके टेंजेंशियल वॉल जो है, टेंजेंशियल वॉल है उस पे भी होगी। तो पहली बात तो ये है कि ये एंडोडर्मिस में होगी। अब इसका फंक्शन क्या है, आपको पता है कि जो एंडोडर्मिस होती है उसके नीचे वेस्कुलर बंडल होता है। मान लो यहाँ पे जाइलम है, रूट है, तो आपको पता है कि एक्स आर्क कंडीशन होती है, तो जाइलम बाहर की तरफ होगा। और जब पानी एब्जॉर्ब होके आता है तो डायरेक्ट ऐसे जाइलम में पड़े, क्योंकि जाइलम ने उसको कंडक्ट करना है। पानी इधर को ना जाए, पानी इधर को ना जाए, उसके लिए क्या है, सुबेरिन की बनी हुई कैस्पेरियन स्ट्रिप है। तो पानी डायरेक्ट जब एब्जॉर्ब होके आता है रूट में तो जाइलम में जाता है, ऐसे साइडवेज नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे सुबेरिन की बनी हुई कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं वो पेरिसाइकल में नहीं होती, कॉर्टेक्स में नहीं होती, तो इनका मेन रोल जो है वो एंडोडर्मिस है, ताकि वो एंडोडर्मिस से पानी डायरेक्टली जाइलम में जाए, साइडवेज ना चला जाए। तो ये फंक्शन होता है, मतलब पानी रेगुलेट करती हैं, वाटर का पानी, और अगर पानी में डिजॉल्व कुछ चीज़ें हैं सल्यूट तो उनको ये रेगुलेट करती हैं। रेगुलेट कैसे करती हैं वो मैंने बताया कि साइडों पे नहीं जाने देती हैं, ठीक है।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 2 स्टेटमेंट्स हैं और ये स्टेटमेंट्स हमने देखनी है कि ये करेक्ट हैं कि इनकरेक्ट हैं। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एंड आर्क एंड एक्स आर्क are the terms often used for describing the position of the secondary xylem in the plant body। अभी मैंने बताया आपको कि एक्स आर्क कंडीशन क्या होती है। एक्स आर्क कंडीशन वो होती है जब प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ हो, बाहर की तरफ, और जो आपका मेटाजाइलम है वो सेंटर की तरफ हो, ये एक्स आर्क कंडीशन होगी। अब जो सेकंड कंडीशन है जिसको आप एंड आर्क बोलते हो, उसमें क्या है कि जो आपका मेटाजाइलम है वो पेरिफेरी की तरफ होता है एंड आर्क, और जो आपका प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, ये तो एक्स आर्क एंड आर्क कंडीशन है। अब इस स्टेटमेंट में ये है कि जो एंड आर्क और एक्स आर्क टर्म्स हैं ये सेकेंडरी जाइलम के लिए है। तो आपको पता है कि जो एक्स आर्क और एंड आर्क जहाँ मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम है ये तो प्राइमरी टिश्यू है, ये किसके पार्ट हैं, प्राइमरी जाइलम के। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी, सेकेंडरी जाइलम के पार्ट नहीं है। अब जो स्टेटमेंट 2 है इसमें क्या है कि एक्स आर्क कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम। अब ये जो है ये मैंने अभी बताया है आपको कि जो रूट्स होती हैं उनमें जो कंडीशन होती है वो एक्स आर्क होती है। और एक्स आर्क कंडीशन कौन सी होती है, ये देखो, जब प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ है और मेटाजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है, रॉन्ग हो गई, और स्टेटमेंट 2 है जो वो करेक्ट है। सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज़ देयर आउटर वॉल, जो है आउटर एंड इनर वॉल थिक हैं या थिन है। उन्होंने बताया हैज़ थिन आउटर वॉल, इसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसकी जो आउटर वॉल है वो थिन है, ये थिन लिखा हुआ है, एंड हाईली थिकन्ड इनर वॉल, और जो इनर वॉल है वो थिक है। अब आपको ये तो पता चल गया है कि ये जो डायग्राम बनाया है ये काइंड ऑफ स्टोमेटल ऑपरेटस का डायग्राम है। और जो स्टोमेटल ऑपरेटस है उसमें आपने देखा होगा कि गार्ड सेल इसका एक हिस्सा होते हैं। गार्ड सेल जो हैं आर दी कंपोनेंट ऑफ, किसका कंपोनेंट है, आपके स्टोमेटल ऑपरेटस का। और जो गार्ड सेल्स होते हैं उनकी जो आउटर वॉल्स होती हैं, ये देखो ये और ये मैंने गार्ड सेल बनाए हैं, और ये वाली जो वॉल है ये कौन सी वॉल है, आउटर वॉल। तो उन्होंने बताया कि आपने वो पार्ट बताना है जिसमें जो आउटर वॉल है वो थिन है। तो ये देखो ये गार्ड सेल्स हैं, आउटर वॉल थिन है, और जो इनकी इनर वॉल है, जो इनकी इनर वॉल है वो थिक है। जैसे आपने देखा कि ये जो वॉल है वो थिक है। तो ये स्ट्रक्चर इसमें कौन सा है, उन्होंने पूछा है कि ये जो डायग्राम बनाया इसमें ऐसा स्ट्रक्चर बताओ जिसमें आउटर वॉल थिन है और इनर थिक है। तो इसमें आपका ये जो सी ऑप्शन है, ये देखो ये गार्ड सेल को जो मैंने लेबल किया है सी, तो ये आपके गार्ड सेल्स हैं, और गार्ड सेल्स की आउटर वॉल हमेशा थिन होती है, इनर थिक होती है। और ये जो डिफरेंशियल थिकनिंग है, ये जो डिफरेंशियल थिकनिंग ऑफ वॉल है ये हेल्प करती है स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करने के लिए। डिफरेंशियल थिकनिंग ऑफ वॉल हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो इसमें आपको पता डी ऑप्शन नहीं बनती है, डी तो स्टोमेटल पोर हो गया। अगर हम डी की बात करें तो ये स्टोमेटल पोर है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ए तो बाहर वाले सेल्स हैं जिनको सब्सिडरी सेल्स हैं, जो भी सेल्स बोलते हो, ये रॉन्ग हो गया। और बी मैंने इसके बाहर वाले सेल बनाए हैं, गार्ड सेल्स के बाहर वाले, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ए ऑप्शन ही ठीक है, और ए ऑप्शन का जो सी आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसमें उन्होंने दिया है
कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। वंस अगेन दो स्टेटमेंट्स हैं और हमने देखना है कौन सी ठीक है और कौन सी गलत। स्टेटमेंट 1 क्या है, पेरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड टिश्यू। सेकंड क्या है कि जिम्नोस्पर्म्स लैक जाइलम वेसल्स बट जाइलम वेसल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब पहली बात तो ये है कि ये जो दोनों हैं पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा, ये उन्होंने बताया कि पेरेन्काइमा लिविंग है, कोलेनकाइमा डेड है, जबकि ये दोनों जो होते हैं ना बोथ आर लिविंग टिश्यूज। ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये लिविंग टिश्यूज होते हैं, इसलिए आपकी जो स्टेटमेंट 1 है वो रॉन्ग होगी। हाँ, दूसरा उन्होंने बताया है कि जो आपके जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स का उन्होंने बताया है कि जिम्नोस्पर्म्स में जाइलम वेसल्स नहीं होते, जाइलम वेस ये ठीक है। और जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें जो जाइलम वेसल्स का होना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उनका ये इम्पॉर्टेंट फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगी। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट वेयर है स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि बुली फॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल। आपको पता है कि जो बुली फॉर्म सेल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं। जो बुली फॉर्म सेल्स होते हैं ये मोनोकोट लीव्स में होते हैं। अगर मैं ये उनकी नॉर्मल एपिडर्मिस बनाऊं तो उसमें ये बड़े बड़े सेल्स, बड़े बड़े जो सेल्स बना रही हूँ ये मैं बुली फॉर्म सेल्स बना रही हूँ। ये कौन से हैं, बड़े बड़े सेल्स हैं। बुली फॉर्म सेल्स बड़े होते हैं बट एम्प्टी होते हैं, अंदर इनके कुछ नहीं होता। तो लार्ज भी होते हैं। बुली फॉर्म सेल्स कैसे हुए, लार्ज हो गए। और सेकंड क्या है कि ये खाली होते हैं, एम्प्टी होते हैं, और इनमें कोई कलर, जैसे ये भी लिखते हैं कि ये कलरलेस होते हैं, कोई पिगमेंट वगैरह नहीं होता। और ये भी है कि ये जो जितने भी मोनोकॉट्स हैं, मोनोकॉट लीव्स, स्पेशली जहाँ ग्रासेस, बैम्बूज वगैरह ऐसे जो प्लांट्स हैं उनमें होते हैं। और जब बेटा वाटर स्ट्रेस होता है, जब पानी की कमी होती है, तो ये जो बुली फॉर्म सेल्स होते हैं, जब पानी नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि जो बुली फॉर्म सेल्स हैं ये फ्लैसिड हो जाएंगे। और जब ये फ्लैसिड हो जाएंगे तो इनवर्ड रोल कर देंगे लीफ को, ठीक है। फ्लैसिड होने से लीफ अंदर को फोल्ड हो जाएगा, इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ लीफ। और जब लीफ अंदर फोल्ड हो जाएगा तो पानी का लॉस जो है पत्ते से नहीं होगा। तो ये मैंने बताया कि बुली फॉर्म सेल्स का फंक्शन क्या है। तो ये ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शन ए है इनवर्ड कर्लिंग ऑफ मोनोकोट लीव्स। ये तो मैंने अभी बताया कि ये ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट हो जाएगी कि ये इनवर्ड कर्लिंग करा देते हैं लीफ की, क्योंकि पानी नहीं है, पानी का स्ट्रेस है, पानी कम है, तो ये हेल्प करेंगे कि लीफ अंदर को रोल हो जाए। प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम सॉल्ट स्ट्रेस, ये रॉन्ग है। इंक्रीज ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड मोनोकोट्स, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। प्रोवाइडिंग लार्ज स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर्स, नो। तो राइट ऑप्शन इसकी क्या है, इनवर्ड कर्लिंग ऑफ मोनोकोट लीफ जब पानी का स्ट्रेस होता है। नाउ लेट अस टेक अप क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कंसिडर दी फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज। ये प्लांट टिश्यूज देखो, एक में लिखा है एक्सिलरी बड्स, बी क्या है फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, सी क्या है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये मैंने अभी बताया। आप चाहो तो इसको इंट्रा भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको इंट्राफेसिकुलर भी कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको बताया। और फिर उसके बाद है कॉर्क कैम्बियम, ये आउटर रीजन का जो कैम्बियम है, ये डी है। और ई क्या है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये मैंने आपको 5 जो हैं ये बताया है कि 5 थिंग्स, एक्सिलरी बड, इन फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब इनमें से आपने लेटरल मेरिस्टेम को ढूंढना है कि लेटरल मेरिस्टेम इसमें क्या होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सिलरी बड की। और आपको पता है कि जो एक्सिलरी बड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक्सिलरी बड बेटा प्रेजेंट होगी एक्सिल ऑफ लीफ।
एक्सिलरी बड कहाँ पे होगी, एक्सिल ऑफ लीफ, और ये चाहे तो बड बना दे, चाहे तो ये ब्रांच भी बना दे। एक्सिलरी बड जो है ब्रांच भी बना सकती है, अगर ये चाहे तो ये फ्लावर भी बना सकती है। तो ये तो इसकी प्राइमरी एक्टिविटी होगी जिसको हम कहते हैं। तो ये इसकी प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब ये प्राइमरी मेरिस्टेम का काम है। तो जो आपकी एक्सिलरी है ये तो प्राइमरी मेरिस्टेम होगी, इसके काम के हिसाब से हमने देख लिया, इसकी पोजीशन के हिसाब से देख लिया। फिर उसके बाद फेसिकुलर कैम्बियम, ये मैंने आपको अभी बताया है कि जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें कैम्बियम होते हैं, जो यहाँ है वो इंट्राफेसिकुलर है, इंट्रा, और जो बीच में बनेगा दो वेस्कुलर बंडल के वो इंटर बनेगा। अब ये आपको पता है ये दोनों एक्टिविटी जो हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट हैं। ये किसका पार्ट है, सेकेंडरी ग्रोथ का। तो ये फिर आपकी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए तो आपका लेटरल मेरिस्टेम होता है, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ का काम है कि डायमीटर बढ़ाना, वो तो लेटरल करेगा, तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम नहीं हुआ। और फिर उसके बाद कॉर्क कैम्बियम ये नहीं हुआ, फिर ये भी नहीं होगा कॉर्क कैम्बियम। मैंने बताया कि वेस्कुलर बंडल्स में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, बाहर वाली साइड भी होती है। जो बाहर वाला हिस्सा है कॉर्क कैम्बियम वो भी सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई, इसका मतलब वो भी किसका पार्ट है, लेटरल मेरिस्टेम का। और फिर उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम का ही पार्ट है। आपको पता है जब ग्रोथ होती है तो जो आपका इंटरनोडल रीजन है, इंटरनोडल लीफ के ऊपर यू कैन से, वो वहाँ पे आपकी इंटरकैलरी मेरिस्टेम बनती है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी प्राइमरी मेरिस्टेम का हिस्सा हो गया। अब क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा है कि आपने इसमें से लेटरल मेरिस्टेम बताने हैं। तो लेटरल मेरिस्टेम कौन से हो गए, इंट्राफेसिकुलर, इनको वेस्कुलर भी बोलते हैं क्योंकि ये वेस्कुलर बंडल्स के बीच में होते हैं, इंटरफेसिकुलर हो गए, और कॉर्केम्बियम। बाकी के ये दो हैं वो आपके प्राइमरी मेरिस्टेम हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी, सी एंड डी। बी में है इंट्राफेसिकुलर, सी में है इंटरफेसिकुलर, और डी में है कॉर्केम्बियम, और ए और ई जो हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट हैं। अब उसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। अब जो 13 है उसमें उन्होंने पूछा है कि रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू। देखो आपको पता है, अगर मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बनाऊं तो आपको पता है कि ये टिप है और यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम। और आपको ये भी पता है कि ये जहाँ से लीफ निकलनी है ये वाला हिस्सा जो है ये इंटरकैलरी है, और इंटरकैलरी भी मैंने अभी बताया कि ये प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट है। प्राइमरी का मतलब है जैसे ग्रो करना। और फिर यहाँ पे आपके ये जो है आपके लेटरल मेरिस्टेम है। अब उन्होंने ये बताया है कि अगर ग्रेजिंग हो जाती है, अगर एनिमल घास को खा लेते हैं तो फिर वो घास की रीजनरेशन कहाँ से होगी। क्वेश्चन है रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास, क्योंकि ग्रेज कर लिया है, खा लिया है, तो वो फिर ग्रो कैसे करता है। बेटा ये एपिकल मेरिस्टेम ये तो उन्होंने खा ली है, खा लिया घास। अब क्या बची, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और आपको पता है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। ये लीफ की एक्सिस में होती है, एक्सिल ब्लड बना सकती है, यहाँ से ब्रांच भी निकल सकती है, अभी मैंने बताया यहाँ से फ्लावर भी निकल सकता है। तो फिर बेटा जो आपकी ग्रोथ होगी लार्जली तो वो किससे होगी, रीजनरेशन जो होगी वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम से होगी। ये यहाँ रॉन्ग मेरे से हो गया, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। तो ये जो है ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये वाला जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जैसे मैंने बताया कि जो लेटरल है उससे तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो ये गलत मार्क हो गया। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम फिर ग्रास को ग्रो करने में हेल्प करेगी, क्योंकि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है यही आपका प्राइमरी मेरिस्टेम है। प्राइमरी मेरिस्टेम इम्पॉर्टेंट आपने यही रखना है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो लेटरल मेरिस्टेम से होगी, ये राइट आंसर है। और जैसे मैंने बताया कि घास खा लिया है, अब फिर से उसने ग्रो करना है तो सेकेंडरी ग्रोथ से थोड़ा होगा, दैट विल ग्रो फ्रॉम द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 13।
नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि आपने ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है और ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि इन रूट्स जाइलम एंड फ्लोएम इन ए वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन एन ऑल्टरनेट मैनर, यानी कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रेडियल होते हैं क्योंकि डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट है, तो ये करेक्ट होगी स्टेटमेंट। अब बी क्या है, कंजॉइंट क्लोज वेस्कुलर बंडल डू नॉट पोजेस, हाँ ये भी ठीक है क्योंकि जो क्लोज वेस्कुलर बंडल्स हैं उनमें कैम्बियम नहीं होता। ठीक है, कंजॉइंट मैंने बता दिया जिसमें जाइलम भी है फ्लोएम भी, बट उनमें कैम्बियम नहीं है, ये करेक्ट हो गया। अब सी में क्या है, सी में कहते हैं कि इन ओपन वेस्कुलर बंडल्स कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये भी करेक्ट है कि जब ओपन होगा तो जाइलम और फ्लोएम में कैम्बियम प्रेजेंट होगा। अब उसके बाद डी पे देखते हैं, डी है दी वेस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकोट स्टेम पोजेस एंडार्क प्रोटोजाइलम, ये मैंने अभी बताया है कि जो डाइकोट स्टेम होती है उसमें वेस्कुलर बंडल्स एंडार्क होते हैं, यानी कि जाइलम जो है वो सेंटर में होगा, मेटाजाइलम जो है पेरिफ्री पे होगा और प्रोटोजाइलम सेंटर में होगा, तो ये भी करेक्ट होगी। अब लास्ट क्या है, इन मोनोकोट रूट देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स, यस मोनोकोट रूट में पॉलीआर कंडीशन होती है कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो 5, 6, 7 हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से ये जितनी स्टेटमेंट्स हैं ए टू ई, ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट हैं, ऑल आर करेक्ट। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि आपको एक प्लांट का टीएस दिया है, ट्रांसफर सेक्शन दिया है। अब उस सेक्शन में आपको क्या दिखाया जा रहा है, पॉलीआर्क मींस बंडल जो हैं वो ज़्यादा हैं और वो बंडल्स 6, 7, 8 हैं, उनको रेडियल है और जो कंडीशन है वो एक्सार्क बनाई गई है। तो अब इसमें क्या होगा बेटा, ये जैसे मैं बनाती हूँ, एक्सआर का मतलब क्या है, रेडियल बंडल क्या है, ये फ्लोएम है, ये भी फ्लोएम है, ये भी फ्लोएम है, ये भी फ्लोएम है और इनके बीच में यहाँ पे मेटाजाइलम है, बाहर जाइलम है और आपने देखा है कि एक रेडियस पे आपका फ्लोएम है, दूसरे पे जाइलम है, तो वेस्कुलर बंडल रेडियल हो गए। सेकंड क्या है, एक्सार्क, जिसमें मैंने प्रोटोजाइलम बाहर को निकाला अंदर को, तो ये एक्सार्क होगी। पॉलीआर्क क्यों है कि वेस्कुलर बंडल मोर देन 6 हैं। अब उन्होंने ये बताया कि जो ऐसी पोजीशन है ये किस में मिलेगी। अब ऐसी पोजीशन आपको डाइकोट रूट में नहीं मिलेगी, स्टेम में भी नहीं मिलेगी, ना ही मोनोकोट स्टेम में, तो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। डाइकोट स्टेम में मैंने बताया रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं और इसकी जो राइट ऑप्शन है वो बनेगी मोनोकोट रूट, कि जो मोनोकोट रूट है उसमें मोर देन 6 जाइलम बंडल्स हैं, पॉलीआर कंडीशन है। अगर मैं डाइकोट की बात करूं, डाइकोट रूट में तो सिर्फ 2 to 4 वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, 2 to 4 वेस्कुलर बंडल्स, और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो पॉलीआर कंडीशन है। तो ये आपकी ऑप्शन ए जो है इस केस में ठीक हो जाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये तीन टाइप के मसल्स बनाए गए हैं। ये ए टाइप के मसल्स हैं, ये बी टाइप के मसल्स हैं और ये सी टाइप के, और नीचे 4 ऑप्शन दे रखी हैं। अब उन्होंने सबसे पहले पूछा है कि जो ए है वो स्मूथ मसल है। नो, आपको पता है कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये ऐसे के होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, और ये स्मूथ मसल ए नहीं है। सेकंड है स्केलेटल मसल, तो ये स्केलेटल मसल तो आपको पता है स्ट्राइप्ड होते हैं, ठीक है, और ये स्ट्राइप्ड नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। और कार्डियक मसल जो हैं ये सी, ये ठीक है, पर हमने तो तीनों ऑप्शन ठीक है देखनी है, ये रॉन्ग होगी, ये रॉन्ग होगी, इसलिए ये ठीक नहीं है स्टेटमेंट। नाउ कमिंग टू बी। अब बी स्टेटमेंट में क्या बताया है कि ये जो मसल्स हैं ये स्केलेटल मसल्स हैं, ट्राइसेप्स, आपको पता है ये हमारी बाजू के बैक साइड जो मसल्स हैं ये ट्राइसेप्स मसल्स हैं। और आपको पता है कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इनका लेन देन बेटा मसल्स के साथ, बोन मसल के साथ मूवमेंट कराते हैं, तो ये तो ठीक हो गया। अब उसके बाद स्मूथ मसल्स हमारे विसरल ऑर्गन्स में होते हैं और इनका कंट्रोल हमारे पास नहीं है, तो ये स्टमक में है, ये भी करेक्ट हो गया। कार्डियक,
ये तीसरे टाइप के ये जो ब्रांच मसल्स हैं, ये बेटा आपको पता है ये रिज बने हुए हैं, ये कनेक्टेड हैं ताकि ये पूरा एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना सकें ताकि वो हार्ट को कंट्रैक्ट करा सकें। तो ये ठीक है। अब इसमें स्केलेटल में बाइसेप्स तो ठीक है, इनवॉलेंट्री जो है ये नो, ये इनवॉलेंट्री गलत हो गया क्योंकि ये इनवॉलेंट्री नहीं होते हैं, ये रॉन्ग हो गया, ये ठीक है। अब उसके बाद इनवॉलेंट्री नो स्टिप स्केलेटल बोन, चलो ये भी हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया। तो अब इसकी जो तीनों आंसर्स हैं जो ठीक हैं वो बेटा आपके ये हैं बी ऑप्शन में कि स्केलेटल ये मसल्स में, स्मूथ स्टमक में, कार्डियक हार्ट में। तो बी ऑप्शन जो है इस केस में इसकी करेक्ट आंसर है। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। और 17 में क्या है, यू आर टू मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। अब लिस्ट 1 में क्या है, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यूनिसेलुलर मीन्स एक ही सेल का, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बेटा इसमें क्या है कि आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। यूनिसेलुलर आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स जो हैं वो होते हैं, जैसे कि आप गोबलेट सेल्स देख लो, गोबलेट सेल्स, या फिर जो लो ये काइंड ऑफ म्यूकस सेल्स हैं। और आपको पता है कि ये जो आइसोलेटेड ग्लैंडुलर या जो यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपकी एलिमेंट्री कैनाल में गोबलेट सेल्स वहाँ पे होते हैं। तो फिर ए के साथ आपकी ये एलिमेंट्री कैनाल वाली ऑप्शन चली जाएगी, गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ए के साथ तो 3 हो गया। अब उसके बाद जो सेकंड है वो है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब है कि ये एक से ज़्यादा लेयर्स की बनी हुई है। कंपाउंड एपिथेलियम जो है इट इज मतलब 1 to 2 लेयर्स, 2-3 लेयर्स से मिलके ये कंपाउंड एपिथेलियम बनी हुई है। मतलब मल्टी लेयर्ड इसको कह सकते हैं, हम इसको मल्टी लेयर्ड कह सकते हैं, ठीक है। एंड इट कवर्स, ये कहाँ होती है बेटा, ये हमारी स्किन में होती है, ये ड्राई स्किन जो है उसको कवर करेगी। फिर बेटा ये कहाँ होती है, जो हमारी मॉइस्ट सरफेस है, मॉइस्ट सरफेस कौन सी है, बकल कैविटी की, वहाँ पे होगी, ठीक है। और इसके अलावा ये फेरेंक्स में होगी, और फिर फेरेंक्स के अलावा ये इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट, सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह, डक्ट की जो इनर लाइनिंग है जैसे कि आपकी सलाइवरी ग्लैंड की इनर लाइनिंग में भी आपकी कंपाउंड एपिथेलियम होगी। तो यहाँ पे ये फिर 4th ऑप्शन मैंने जैसे लिखा कि मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, ये इसके साथ मैच कर जाएगी। उसके बाद जो 3rd है वो आपका आ जाता है मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या आ जाता है, मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम बेटा इसमें क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स। इसमें क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स, कि सेल्स के बहुत सारे, मतलब क्लस्टर मीन्स गुच्छा सेल्स का होता है। मल्टी सेलुलर तो तभी कहेंगे ना जब कितने सारे सेल्स होंगे, तब इसके साथ आपकी सलाइवरी ग्लैंड आ जाएगी क्योंकि वो मल्टी सेलुलर होती है। सलाइवरी ग्लैंड इज मल्टी सेलुलर, सिर्फ यहाँ पे मैंने डक्ट लिखी है सलाइवरी ग्लैंड की, उसमें कंपाउंड एपिथेलियम होती है। अब उसके बाद जो डी है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो आपको पता है कि ये कैसे ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। ये कैसे ग्लैंड्स होते हैं, डक्टलेस, इनमें कोई डक्ट नहीं होती। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, पैनक्रियाज आ जाएगा। तो फिर आपको ए के साथ आपका क्या चला जाएगा, 3 मैंने बताया जैसे कि गोबलेट सेल्स। फिर उसके बाद बी के साथ आपका क्या चले जाएगा, बी के साथ आपका चला जाएगा 4, बी के साथ 4 चला गया, सी के साथ फिर 1 चला गया और डी के साथ 2 चला गया। तो ये आपकी जो ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगी। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी ऐसे मैच करने वाला है कि आपने दोनों को मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ।
अब इसमें क्या है, कॉलमनर एपिथीलियम, भाई ये तो बहुत इजी है। कॉलमनर एपिथीलियम जो होती है कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टमक की लाइनिंग में, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में। फिर बारी आ गई सीलिएटेड एपिथीलियम की, और सीलिएटेड एपिथीलियम तो इनर लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियोल्स में हो गई। और फिर स्क्वाइमस एपिथीलियम, और स्क्वाइमस एपिथीलियम तो एंडोथीलियम का पार्ट है। और क्यूबॉइडल एपिथीलियम, क्यूबॉइडल एपिथीलियम जो है वो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में होती है। तो इसमें भी ए के साथ 2 आ गया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर आया हुआ था इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है। तो ए जो है वो आपकी है कॉलमनर एपिथीलियम, और कॉलमनर एपिथीलियम इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन में। फिर सीलिएटेड एपिथीलियम इनर लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियोल्स में। फिर स्क्वाइमस एपिथीलियम जो है वो एंडोथीलियम के साथ अंदर जो लेयर है। क्यूबॉइडल एपिथीलियम डक्ट्स ऑफ ग्लैंड जो हैं उनके साथ एसोसिएटेड होती है। तो ये इसका आंसर ठीक है। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या है, गोबलेट सेल्स आर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। आपने अभी पढ़ा है कि जो गोबलेट सेल्स होते हैं यूनिसेलुलर हैं, तो ये ट्रू हो गई है, अभी पढ़ा है। सेकेंड जो है स्टेटमेंट 2, ईयर वैक्स इज द सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। यस, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन पोर करते हैं बाहर, तो ये भी ठीक है। तो इस केस में क्वेश्चन नंबर 19 में दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं कि गोबलेट सेल्स यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं, और ईयर वैक्स जो है वो सिक्रीट करता है, वो ईयर ग्लैंड में जो ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होगी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, अगेन 2 स्टेटमेंट्स हैं। अब जो पहली स्टेटमेंट्स है वो है लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर टिश्यू। लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर टिश्यू। और स्टेटमेंट 2 क्या है, कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू। तो ये तो उल्टा हो गया, जो आपके लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स जो डेंस रेगुलर होते हैं, लिगामेंट्स आर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये रॉन्ग हो गई। और अगर हम करें कार्टिलेज की बात, कार्टिलेज ले लो, फिर बोन ले लो, ठीक है, और या फिर साथ में आप ब्लड भी ले सकते हो। ये बेटा आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो कार्टिलेज जो है ये उल्टा लिख दिया है, जो लिगामेंट्स हैं वो डेंस रेगुलर होते हैं, तो कार्टिलेज तो स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू हम कह सकते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो रॉन्ग होंगे, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 21 है, अब 21 में क्या है, अगेन आपने मैचिंग करनी है, अगेन मैचिंग करनी है। और मैचिंग में क्या है, एक तरफ मास्ट सेल्स हैं, और जो मास्ट सेल्स हैं आपने पता है कि मास्ट सेल्स जो होते हैं ये आरियोलर टिश्यू का पार्ट हैं, आरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये 2 के साथ मैच करेगा। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स मैंने अभी बताया है, सीलिएटेड एपिथीलियम होती है उसमें। ब्रोंकियोल्स का क्या काम है, एयर को अंदर की तरफ ले जाना, तो सीलिएटेड उधर को होते हैं। फिर उसके बाद सी क्या है, ब्लड। और ब्लड मैंने अभी बताया कि एक कनेक्टिव टिश्यू है स्पेशल टाइप का, तो ये 4 हो गई। और फिर उसके बाद है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। और जो नेफ्रॉन है बेटा आपको पता है कि उसमें क्यूबॉइडल एपिथीलियम होते हैं। तो मास्ट सेल जो है मैंने बताया अभी, जैसे मास्ट सेल जो हैं ये बेटा आपके आरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं, ठीक है, ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं। फिर उसके बाद जो आपके ब्रोंकियोल्स हैं उनमें तो आपकी सीलिएटेड एपिथीलियम ही होगी, ये भी बहुत इजी है। फिर उसके बाद ब्लड आ गया, और ब्लड आपको पता है ये स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है एक पार्ट को दूसरे के साथ। और फिर जो आपको पता है कि जो क्यूबॉइडल एपिथीलियम है वो नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट का पार्ट है। क्यूबॉइडल एपिथीलियम उसको लाइन करती है,
तो ये आपकी ए के साथ 2, बी के साथ 1, सी के साथ 4 और डी के साथ 3 ये ऑप्शन ठीक हो जाएंगी। अब नेक्स्ट भी बेटा ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ये 2-3 बार पूछा गया था तो मैंने इसको भी कर दिया कोड। इसमें क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर। क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर मीन्स ऐसे का ब्रश की तरह, ये ब्रश बॉर्डर है। ब्रश बॉर्डर क्यों बनता है, ताकि उसकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके। ब्रश बॉर्डर और क्यूबॉइडल ये दोनों के दोनों, ब्रश बॉर्डर और क्यूबॉइडल, ये जो ब्रश बॉर्डर है इसको हम माइक्रोविलाई भी बोल देते हैं। विलाई क्या होते हैं, अब एक सरफेस ऐसे स्ट्रेट है लेकिन मैंने उसको फोल्ड कर दिया, तो इसका मतलब मैंने ज़्यादा एरिया थोड़े में कवर कर दिया। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में हमने कभी भी नहीं पढ़ा। डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में ज़रूरत ही कोई नहीं है। यूस्टेचियन ट्यूब ईयर में होती है, कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई रोल ही नहीं है। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन आपको पता है वहाँ पे ये क्यों होती है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन होती है मैक्सिमम। एब्जॉर्प्शन के लिए जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है नेफ्रॉन का, बोमेन कैप्सूल के बाद जो पीसीटी है उसकी जो वॉल है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है और हाईली कन्वोल्यूटेड होती है, जिसका मतलब उसमें माइक्रोविलाई होते हैं, मैनी फोल्ड्स। नाउ जस्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। अब इसमें मैंने एक डायग्राम भी लगाया हुआ है यहाँ पे साइड पे। अब आपने क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द टिश्यू शोन इन द डायग्राम। ये जो डायग्राम में मैंने टिश्यू लगाया है आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये कहाँ पे लोकेटेड है टिश्यू और इसके फीचर्स क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आपने ये देखना है। सबसे पहले स्मूथ मसल, ये देखो स्मूथ तो है ही नहीं है, इसमें स्ट्राइएशंस हैं। शो ब्रांचिंग, और आपने देखा यहाँ पे कोई ब्रांचिंग भी नहीं है। स्मूथ मसल ये नहीं है, ना ये ब्रांचिंग शो करता है। इनर वॉल ऑफ द हार्ट, यानी कि ये कार्डियक मसल नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। अब सेकंड पे आओ, कार्डियक मसल्स हैं, अनब्रांच्ड हैं मसल फाउंड इन द वॉल ऑफ द हार्ट। ये पहली बात कार्डियक मसल नहीं है क्योंकि वो ब्रांच्ड होते हैं, यहाँ अनब्रांच्ड लिखा है। फाउंड इन दी वॉल ऑफ हार्ट ये नहीं होते हैं। अब उसके बाद थर्ड ऑप्शन पे आओ। थर्ड क्या है, स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, वो ठीक है, स्ट्राइप्स हैं। टेपरिंग एट बोथ दी एंड्स, कहाँ टेपर करते हैं, कोई टेपर नहीं करते हैं। टेपरिंग एंड बोथ दी एंड्स अटैच विद द बोन्स ऑफ द रिब्स, नो, ये भी रॉन्ग है। अब डी ऑप्शन पे आओ। डी ऑप्शन कहती है कि ये स्केलेटल मसल्स हैं, शो स्ट्राइएशंस, ठीक है, ये स्केलेटल मसल्स हैं, स्ट्राइप्स हैं इनमें, ये देखो स्ट्राइप्स शो कर रहे हैं। जब मैंने ऐसे करके बनाया है तो इसमें ऐसे स्ट्राइप्स शो हो रही हैं, स्केलेटल मसल्स हैं एंड आर क्लोजली अटैच विद द बोन्स ऑफ लिम्स। तो इसकी लोकेशन भी है कि ये बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं। आपको पता है स्केलेटल मसल बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं और जो मसल होते हैं वो बोन के साथ कैसे अटैच्ड होते हैं, बाय मीन्स ऑफ टेंडन्स, ये भी आपको पता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जितने भी हम मूवमेंट करते हैं इसकी वजह से करते हैं। अंडर द कंट्रोल ऑफ, हमारे कंट्रोल में है ये मूवमेंट, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है। हम बाजू को हिलाना चाहें हिलाते हैं, चलना चाहें चलते हैं। इसका मतलब ये जो आपके मसल्स हैं ये वॉलेंट्री मसल्स हो गए, ठीक है। तो इसमें ये पहली 3 ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। जो डी ऑप्शन है कि ये स्केलेटल मसल का डायग्राम है और इसमें स्ट्राइएशंस हैं एंड ये क्लोजली अटैच्ड विद बोन्स ऑफ लिम्स है, तो ये आपकी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इन द सेम वे जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, जो 24 है उसमें भी यही है कि गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये किसी टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है और इस कनेक्टिव टिश्यू में आपने ए बी जो लेबल किया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, इसको आपने करेक्टली मैच करना है। अब ऑप्शन ए पे आते हैं। ऑप्शन ए पे उन्होंने लिखा है कि जो ए है वो मैक्रोफाज है, ये करेक्ट है। ये देखो मैक्रोफाज है जो हिस्टामिन वगैरह रिलीज करता है। जब तो ये सेल नज़र आ रहा है मैक्रोफाज, सॉरी मैक्रोफाज, ये हिस्टामिन रिलीज नहीं करता, वो मास्ट सेल्स हैं। तो जो ए है ये मैक्रोफाज है, इसका रोल आपको पता है, ये बड़ा वाला सेल।
और बी बेटा ये देखो ये फाइब्रोब्लास्ट बड़े क्लियर नज़र आ रही हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं। और सी ये बंडल पड़ा है, ये कोलेगन फाइबर्स हैं, ये वाला सी। और फिर जो डी है ये मास्ट सेल है, ये मास्ट सेल है जो मैंने बताया हिस्टामिन रिलीज करता है। तो ये मेरे को ठीक लग रहा है। अब बी ऑप्शन में आ जो मास्ट सेल ए है, मास्ट सेल ये ए नहीं है, ये मैक्रोफाज है। बी तो फाइब्रोब्लास्ट है, इसको मैक्रोफाज लिखा, ये गलत है। सी तो बंडल ऑफ फाइबर है, फाइब्रोब्लास्ट लिखा, ये भी गलत हो गया। और डी तो सेल है, इसको कोलेगन फाइबर लिख दिया, ये रॉन्ग हो गया। अब सी में क्या है, मैक्रोफाज तो करेक्ट है, ए मैक्रोफाज करेक्ट है। और जो बी है वो कोलेगन फाइबर्स लिखा है, ये कोलेगन फाइबर्स नहीं है, तो फाइब्रोब्लास्ट है। सी को इन्होंने फाइब्रोब्लास्ट लिख दिया जबकि ये कोलेगन फाइबर्स है। और डी मास्ट सेल ये करेक्ट है। मतलब आपने देखा इसमें ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये मैक्रोफाज है, मास्ट सेल है, फाइब्रोब्लास्ट ये भी रॉन्ग हो गया। और ये कोलेगन को ये भी लिख दिया और ये सारे रॉन्ग हो गए, उल्टा पुल्टा लिखा है। इसमें ये करेक्ट लिखा है, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट है। और इसमें ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो ये जो है आपकी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ए जो है वो मैक्रोफाज है, जो बी है वो फाइब्रोब्लास्ट है, जो सी है वो जो बंडल दिख रहा है यहाँ पे बनाया ये कोलेगन फाइबर्स है। और डी ये देखो ये मास्ट सेल्स हैं, बड़ा सा न्यूक्लियस दिख रहा है इसमें। तो ये इसमें जो ए ऑप्शन है इस क्वेश्चन में वो इसका राइट आंसर है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में ये 4 स्केचेस हैं, ए बी सी एंड डी। और ये डिफरेंट टाइप के एनिमल टिश्यूज रिप्रेजेंट करते हैं। और आपने देखना है इनमें से कौन सा, पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको मैच करना है, टिश्यू को आइडेंटिफाई करना, फिर उसकी लोकेशन और फंक्शन। ये टिश्यू को भी आइडेंटिफाई करो, उसकी लोकेशन और फिर उसके फंक्शन। अब देखो सबसे पहले इसमें ए आता है। ए में उन्होंने लिखा है कि जो बी है, जो बी है वो ग्लैंडुलर एपिथीलियम है। ये देखो इसमें ये ग्लैंड बड़ी क्लियर कट नज़र आ रही है, तो ये ग्लैंडुलर एपिथीलियम है। एपिथीलियम में ग्लैंड सेल्स हैं। और ग्लैंडुलर एपिथीलियम होती कहाँ है, अभी हमने किया इंटेस्टाइन में। और ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, वो सिक्रीशन करती है। तो ये ग्लैंडुलर एपिथीलियम यानी कि बी को उन्होंने आइडेंटिफाई किया इस डायग्राम में। और जो बी को आइडेंटिफाई किया है, ये देखो ये जो बी है ये ग्लैंडुलर एपिथीलियम दिख रहा है। और ये ग्लैंडुलर एपिथीलियम इंटेस्टाइन में होता है और इसका फंक्शन सिक्रीशन है। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखो, उन्होंने कहा जो सी है ये कोलेगन फाइबर है। नो, दिस इज नॉट कोलेगन फाइबर, ये कार्टिलेज है, अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन्स, ये रॉन्ग हो गया। और डी उन्होंने लिखा है कि ये स्मूथ मसल टिश्यू है, ये स्मूथ है ही नहीं, ठीक है। ये तो आपका हार्ट, चलो लोकेशन हार्ट ये ठीक है, हार्ट कंट्रैक्शन मान लो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये रॉन्ग हो गया। अब उसके बाद डी पे आते हैं, कॉलमनर एपिथीलियम। मान लो कि कॉलमनर एपिथीलियम में ये करेक्ट है। कॉलमनर एपिथीलियम नेफ्रॉन में और सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और नेफ्रॉन में अभी हमने पढ़ा कि क्यूबॉइडल होती है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसकी राइट ऑप्शन क्या है, आपको एकदम से पता चल जाएगा कि ये ग्लैंडुलर है, ये इंटेस्टाइन में होती है, इसका मेन रोल क्या है, सिक्रीशन। तो आपने टिश्यू को भी मैच किया उसकी लोकेशन के साथ और फंक्शन के साथ, और राइट ऑप्शन इसका आ गया है ए। अब उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। और जो 26 है उसमें है कि आपने मैच करना है, ए एक साइड पे एक ऑप्शन दी है, दूसरी तरफ दूसरी दी है, और आपने इनको मैच करना है कि टाइट जंक्शंस कहाँ होती हैं ये बताना है। टाइट जंक्शन जो हैं क्या करती हैं, टाइट जंक्शन बेटा ये बैरियर्स बनाती हैं, आपको पता है। चलो पहले सारी ऑप्शन पढ़ते हैं। टाइट जंक्शन, फिर अडहेरिंग जंक्शंस, फिर गैप जंक्शंस, फिर सिनेप्टिक जंक्शंस क्या क्या करती हैं। तो सबसे पहले हम टाइट जंक्शन का देखते हैं कि टाइट जंक्शन की इसमें कौन सी ऑप्शन होगी। सीमेंट नेबरिंग सेल टुगेदर टू फॉर्म ए शीट, ये नहीं है। अडहेरिंग जंक्शंस का ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, नो ये नहीं है।
और एस्टेब्लिश बैरियर टू प्रिवेंट, टाइट का मतलब यही है कि वो बैरियर बनाती हैं टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द फ्लूइड अक्रॉस द एपिथेलियम सेल्स। टाइट तभी होगी कि वो लीकेज नहीं होने देती। तो ए के साथ तो 3 आ गया, ए के साथ तो 3 जो है वो करेक्ट है। उसके बाद हम बी देखते हैं। बी का क्या है, एडहेरिंग जंक्शन। ए के साथ आपका 3 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद बी एडहेरिंग जंक्शन, सीमेंट नेबरिंग सेल टुगेदर टू फॉर्म ए शीट, एडहियर करना ताकि शीट बना देना, ये 1 आ गया। उसके बाद सिनेप्टिक जंक्शन पहले देख लेते हैं। सिनेप्टिक जंक्शन का क्या रोल है, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, तो इसके साथ आपका 2 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद गैप जंक्शन है। गैप जंक्शन क्या है, साइटोप्लाज्मिक चैनल्स होते हैं टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन दी एडजेसेंट सेल्स, तो इसके साथ आपका 4 आ गया। तो ये ध्यान से देखो, सबसे पहले टाइट जंक्शन, दे आर सो टाइट हैं तो लीकेज नहीं होने देंगी, तो ये 3 आ गया। फिर एडहेरिंग, साथ साथ जोड़ के रखना, जब आप साथ साथ किसी चीज़ को जोड़ते हो तो वो एक तरीके की शीट बन जाती है, तो ये 1 आ गया। फिर गैप जंक्शंस, इसका मतलब उनमें गैप है। गैप कैसे है कि उनमें साइटोप्लाज्मिक चैनल्स हैं, और वो जो साइटोप्लाज्मिक चैनल्स हैं उनके थ्रू कम्युनिकेशन होती है बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, तो इसके साथ 4 आ गया। और साइनेप्टिक, साइनेप्स कहाँ बनते हैं आपको पता, न्यूरॉन्स में, तो इनका मेन फंक्शन क्या है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन न्यूरॉन टू दी अदर। तो ये आपकी जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ये, ए के साथ 3 मैच करेगा, बी के साथ 1, सी के साथ 4 और फिर डी के साथ 2 मैच करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि देर आर 4 हेल्दी पर्सन, 4 हेल्दी पर्सनस हैं और उनको कहीं इंजरी हो जाती है इन देयर अर्ली 20s, लिखा है गॉट इन्वॉल्व इन इंजरीज रिजल्टिंग इन द डैमेज एंड डेथ ऑफ फ्यू सेल्स, उस इंजरी में कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द सेल्स आर लीस्ट लाइकली टू बी रिप्लेस्ड, कौन से सेल्स हैं वो रिप्लेस नहीं होंगे उस इंजरी में। लिवर सेल्स तो आपको पता है आजकल तो इट हैज़ गॉन, द सर्जरी इज़ वेरी कॉमन, बहुत पॉपुलर हो चुकी है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन हो रही है। फिर उसके बाद मालपीडियन लेयर ऑफ स्किन, देखो स्किन तो अपने आप रिप्लेस हो जाती है, ऑस्टियोसाइट्स भी हो जाते हैं, अगर ये ना हो तो बोन जुड़ेगी नहीं, टूटी हुई बोन इनकी ग्रोथ की वजह से जुड़ जाती है। स्किन पे कट पड़ गया तो ये इसका मतलब रिप्लेस हो गए सेल्स, तभी वो रिपेयर हो गई है। और जो न्यूरॉन्स है ना बेटा, आपको पता है कि जो जिसका ब्रेन डेड हो गया वो कभी ठीक नहीं होता, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि जो ब्रेन के इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं वो है न्यूरॉन्स, अगर न्यूरॉन्स डैमेज हो गए तो वो रिप्लेस नहीं होंगे, इसलिए इसकी राइट ऑप्शन जो है वो बी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि लिगामेंट इज अ, लिगामेंट क्या है, सबसे पहले इनएलास्टिक वाइट फाइब्रस टिश्यू है, सेकंड क्या है, मॉडिफाइड वाइट फाइब्रस टिश्यू है, सी है मॉडिफाइड येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू है, नन ऑफ द अबव। भाई जो आपका लिगामेंट है, सबसे पहले देखो कि लिगामेंट करता क्या है। लिगामेंट एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ता है, अगर ये एक बोन है और ये बोन है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में लिगामेंट है। और आपको पता है वो बोन तो ऐसे मूव करती हैं, इसलिए लिगामेंट का इलास्टिक होना बहुत ज़रूरी है, और तभी तो इसको बीच में लगाया हुआ है कि ये बोन, एक बोन दूसरे के साथ मिलके मूवमेंट करती है, और बीच में उनको जोड़ता हुआ टिश्यू भी है, और वो जो है वो इलास्टिक फाइब्रस स्ट्रॉन्ग है बट एट द सेम टाइम इलास्टिक है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। लिगामेंट जो है बोन को बोन के साथ जोड़ता है, और ये येलो इलास्टिक होता है, तो ये येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। अब 29 क्वेश्चन पे आ जाओ। टेंडन इज मेड अप ऑफ, अब जो टेंडन है ये किसको किसके साथ जोड़ता है बेटा, जो टेंडन है ये बोन को मसल के साथ जोड़ता है, किसके साथ जोड़ता है, बोन को मसल के साथ जोड़ेगा। और ये जो टेंडन है ये येलो फाइब्रस मैंने अभी बताया है, बोन को मसल के साथ जोड़ना, अब हमें इलास्टिसिटी नहीं चाहिए,
तो येलो तो हो नहीं सकता क्योंकि वो इलास्टिक है। आरियोलर टिश्यू तो टाइप ऑफ टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू तो ये फैट स्टोरिंग टिश्यू है, ये फैट स्टोरिंग टिश्यू है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, तो इट इज़ ए मॉडिफाइड वाइट फाइब्रस टिश्यू। अब यहाँ पे हमें वाइट फाइब्रस टिश्यू की ज़रूरत है क्योंकि हमें स्ट्रेंथ चाहिए, हमने मसल को बोन के साथ जोड़ना है, तो इसलिए ये आपका बी आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में उन्होंने पूछा है द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म द स्पोर्टिव स्ट्रक्चर इन आवर पिना। पिना क्या होता है बेटा? ये जो आपका एक्सटर्नल ईयर है, ये आपका पिना है और ये आपका एक्सटर्नल ईयर भी हम मानते हैं। इसमें उन्होंने पूछा द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स द स्पोर्टिव स्ट्रक्चर, जो आपके कान को सपोर्ट करता है, एक्सटर्नल ईयर, इज ऑल्सो फाउंड इन। इस टाइप का टिश्यू और कहाँ प्रेजेंट है? नेल्स में प्रेजेंट है? नो। ईयर ऑसिकल्स में प्रेजेंट है? नो, वो तो बोन्स होती हैं। वर्टिब्री भी बोन होती हैं। आपको बोन नहीं चाहिए, आपको पता है जो आपका पिन्ना है वो इलास्टिक है, तो आपको पता है ये जो किसका बना होता है? बोन का नहीं बना होता, ये तो कार्टिलेज का बना है। तो नेल तो बिल्कुल नहीं, और वर्टिब्री भी बोन है, ईयर ऑसिकल्स भी बोन है। तो ये आपकी जो टिप ऑफ नोज है, नोज टिप है, वो उसी कार्टिलेज की बनी होती है जिसका कि ये आपका एक्सटर्नल ईयर यानी कि पिन्ना बना हुआ है। ओके, थैंक यू।